बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज़ किया था कल। उसमें हमने एंजाइम्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि एंजाइम के कितने हिस्से हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, एक्टिव साइट क्या होती है, कैसे रिएक्शन होता है और क्या क्या एंजाइम की खसूसियात हैं। आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम जो मुख्तलिफ रिएक्शन को कैटलाइज करता है, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो फिर वो मैकेनिज़्म कैसे होता है, कैसे वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपके स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम के एक्शन को हम दूसरी टर्म में भी कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिसिस का मतलब है रिएक्शन को तेज़ करने का अमल। तो ज़ाहिर है एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो फिर ये जो अमल करते हैं, जो रिएक्शन को तेज़ करते हैं, उस अमल को हम कहते हैं कैटालिसिस। तो कैटालिसिस कैसे होती है? एन एंजाइम इज़ अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। 3 डायमेंशनल का मतलब है, आपने ये प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा था, टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसकी ग्लोबुलर शेप बनती है। और 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि कॉइलिंग और फोल्डिंग होती है और हर सिमत में चेन्स फैलती हैं, एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर बनता है, एक बॉलनुमा स्ट्रक्चर बनता है। दैट हैज़ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। और एंजाइम की ज़ाहिर है स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है, मीन्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स एंड अ स्पेसिफिक शेप। और एंजाइम की एक ख़ास शेप भी होती है, यानी एक ख़ास उसकी केमिकल कंपोजिशन है और एक ख़ास उसकी शेप है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब एंजाइम की एक ख़ास शेप है, एक ख़ास केमिकल कंपोजिशन है, इसलिए वो एक ख़ास रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, एक ख़ास केमिकल को ही प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो जिस प्रोडक्ट को, जिस केमिकल सब्सटेंस को वो प्रोडक्ट में चेंज करता है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। एवरी एंजाइम बाय विर्च्यू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, हर एंजाइम अपनी स्पेसिफिसिटी की वजह से रिकग्नाइजेस, पहचानता है, एंड रिएक्ट्स विद अ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। चूँकि एंजाइम स्पेसिफिक है ना, तो वो अपने मुतलका सबस्ट्रेट को ही पहचानेगा और उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। ये नहीं है कि कोई एंजाइम जो है स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है तो वही एंजाइम प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में भी चेंज करेगा। नहीं, स्टार्च के लिए अलहदा एंजाइम होगा, प्रोटीन्स के लिए अलहदा एंजाइम होंगे, लिपिड्स के लिए अलहदा एंजाइम होंगे, डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन के अलहदा एंजाइम होते हैं। तो हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है। एनी एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट्स ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, इसलिए हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करता है। और ख़ुद एंजाइम जो है वो उसको कुछ नहीं होता, ख़ुद एंजाइम वैसे का वैसा रहता है। इट इज़ रिलीज्ड अनआल्टर्ड। अनआल्टर्ड का मतलब जिसमें कोई तब्दीली ना हो। आल्टरेशन को हम कहते हैं तब्दीली। अनआल्टर्ड का मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, इसलिए एंजाइम बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ हो सकते हैं। सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये नीचे उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दिखाने की कोशिश की कि ये समझ लें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एंजाइम अलहदा हो गया और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे मिलते हैं? तो एंजाइम के ऊपर एक साइट है, एक जगह है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट्स विद ईच अदर। एक एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं थ्रू अ डेफिनेट, एक ख़ास चार्ज बेरिंग साइट। ये जो एक्टिव साइट होती है ना, ये चार्ज बेरिंग होती है, इसके ऊपर एक चार्ज होता है। वो चार्ज, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने, जो हमने कॉलेज में आपको लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और एंजाइम ज़ाहिर है अमाइनो एसिड से मिलकर बना है,
तो उसकी एक्टिव साइट का भी चार्ज होगा, हो सकता है वो एक्टिव साइट के ऊपर जो माइनर एसिड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हों या पॉजिटिवली चार्ज हों। तो इस वजह से फिर वो जो उन्होंने लिखा है कि जो एक्टिव साइट का एक डेफिनेट चार्ज होता है और उसकी डेफिनेट शेप भी होती है, इसलिए उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इसलिए कह रहे हैं वो एक एक्टिव हिस्सा है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो रिएक्शन को तेज़ करने का अमल है वो उसी साइट की वजह से होता है, इसलिए उसका नाम है एक्टिव साइट। तो जो उसका चार्ज है और जो शेप है एक्टिव साइट की वो कैसे बनती है, अमाइनो एसिड जो वहाँ पे मौजूद हैं उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में, उनकी वजह से बनती है। ये सामने आपके सामने ये एक एंजाइम है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ एक्टिव साइट। आम हालात में तो हम एक नॉर्मल सी गेंदनुमा स्ट्रक्चर बना देंगे, एक्टिव साइट की ये शेप है, पर ये देखिए यहाँ पे जो अमाइनो एसिड की कॉइलिंग और फोल्डिंग हुई है, इस कॉइलिंग और फोल्डिंग की वजह से ये एंजाइम की ये शेप बनी है। हम तो एक सादा सा एंजाइम बनाते हैं ना, पर वो अगर हम उसको गहराई में स्टडी करें तो पता चले कि बहुत ही ज़्यादा कॉइलिंग और फोल्डिंग से बनता है। तो इसलिए ये जो एक्टिव साइट है ये भी अमाइनो एसिड की कॉइलिंग और फोल्डिंग से ये शेप बनती है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही, इसलिए ये वाला सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। ये एक्टिव साइट की शेप ही इस तरह की है कि कोई और सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हो सकता, जो इस एंजाइम के मुतल्लिका सबस्ट्रेट होगा वही अटैच होता है। दीज अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉड क्लोजर, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे, और एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं। कैसे? बाय कॉइलिंग के ज़रिए और फोल्डिंग के ज़रिए। पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमाइनो एसिड की चेन है उसकी कॉइलिंग और फोल्डिंग के ज़रिए वो उसकी एक ख़ास शेप और उसका एक ख़ास चार्ज बनता है, इसीलिए वो फिर रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अब जो एक्टिव साइट है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन्स या 2 डेफिनेट पार्ट्स। एक्टिव साइट के 2 हिस्से, उसको एक हिस्से को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट एंड द कैटालिटिक साइट, दूसरा हिस्सा है कैटालिटिक साइट। एंजाइम का एक हिस्सा हो गया बाइंडिंग साइट, दूसरा हिस्सा होता है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट एंजाइम का वो हिस्सा है, एक्टिव साइट का वो हिस्सा है जो एंजाइम की हेल्प करता है। देखें हमने ये पीछे डायग्राम में देखें, ये शेप है सबस्ट्रेट की, एक्टिव साइट की भी तकरीबन वैसी ही शेप है। तो ये एक्टिव साइट का वो हिस्सा है जो इस सबस्ट्रेट को पहचानने में हेल्प कर रहा है। तो यही सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर सकता है, कोई और सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड नहीं कर सकता। तो ये वाला जो हिस्सा जिसकी एक्टिव साइट की शेप है सबस्ट्रेट जैसी, इस हिस्से को हम कह रहे हैं बाइंडिंग साइट, क्योंकि यहाँ पे इस सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है, यहाँ पे आके जुड़ना है। तो बाइंडिंग साइट जो है वो रिकग्निशन करती है, पहचानती है सबस्ट्रेट को, और फिर जब सबस्ट्रेट आके बॉन्ड बना लेता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बनता है, ES कम्प्लेक्स। जब ES कम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ जाते हैं, दिस रिएक्शन से अब एंजाइम का जो बकिया हिस्सा है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट, वो एक्टिव हो जाता है। जब सबस्ट्रेट आगे जुड़ गया और एंजाइम रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता, मीन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता कहने से मुराद ये है कि जो ही वो सबस्ट्रेट अटैच होगा वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्शन तेज़ होता जाएगा प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ती जाएगी। और ये तो जाहिर है कोई भी प्रोडक्ट कितना बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, सबस्ट्रेट की मिकदार पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सबस्ट्रेट होगा तो प्रोडक्ट भी थोड़ा, ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा। फिर इसी तरह एंजाइम की मिकदार पे भी डिपेंड करता है। एक एंजाइम है, एक एक्टिव साइट है, 2 एंजाइम है, 2 एक्टिव साइट्स हैं, 3 एंजाइम है, 3 एक्टिव साइट्स हैं। तो इस तरह ज़्यादा एंजाइम होंगे, ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो पहले सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, उस साइट को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। जब बाइंड कर जाता है फिर अगली साइट जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट, वो ऑन हो जाती, एक्टिव हो जाती, और वो रिएक्शन को कैटलाइज कर देती। अब एंजाइम कैसे काम करता है, इसकी बुनियाद पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये एमिल फिशर साइंसदान था, इसने 1890 में ये मॉडल दिया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं। इसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक।
ये लॉक एंड की वाला रिलेशन है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, कि जैसे एक लॉक को खोलने के लिए आप एक की इस्तेमाल करते हैं, उसी की से वो लॉक खुलता है। इसी तरह एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है, वही एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। ये हमने पीछे बात की कि एक्टिव साइट की एक शेप है, तो एम एल फिशर ने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जाहिर है उस शेप के मुतलका सबस्ट्रेट होगा तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो जैसे एक की है, उससे एक ख़ास ताला ही खुलता है, हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता। इसी तरह हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होता, तो हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि फिर इसका मतलब है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। एक्टिव साइट सख्त चीज़ है कि एक्टिव साइट में कोई नरमी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें कोई नरमी नहीं है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। रिएक्शन के शुरू में भी, रिएक्शन के दौरान भी या बाद में, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ना पहले रिएक्शन में उसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है, ना रिएक्शन के दौरान, ना रिएक्शन के एंड पे। यानी एक्टिव साइट सख्त है। ये एम एल फिशर का जो मॉडल है वो ये कहता है कि एक्टिव साइट इतनी सख्त है कि उस जैसा हू बहू सबस्ट्रेट होगा तो वही प्रोडक्ट में चेंज होगा। जैसे चाबी होती है ना, चाबी के ऊपर दंदाने से बने होते हैं, तो वैसे लॉक के अंदर भी वो चीज़ें बनी होती हैं। तो जब चाबी हम लॉक के अंदर डालते हैं तो लॉक खुल जाता है, क्योंकि जिस शेप की वो चाबी है उसी शेप का लॉक के अंदर भी वो बना होता है स्ट्रक्चर। इसी तरह जो एक्टिव साइट की शेप है उसी तरह की सबस्ट्रेट की शेप है, तो सबस्ट्रेट आके इजीली अटैच हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है। ये एम एल फिशर का बयान। लेकिन बाद में उन्होंने लिखा लेटर स्टडीज़ डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, हम कह तो रहे हैं हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा रिएक्शन आप कह लेंगे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि वो फिर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। यानी एक तो है ना एक फलां सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना, जैसे रिएक्शंस के भी तो है ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, वो जो डीहाइड्रोजिनेशन, तो ये मुख्तलिफ जो रिएक्शंस हैं इनके लिए भी एंजाइम होते हैं। अब एक एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन करता है, तो वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के लिए भी हो सकता है, और अगर एक एंजाइम रिडक्शन करता है वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट की भी रिडक्शन कर सकता है। यानी कुछ एंजाइम तो हैं जो सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करेंगे एक ख़ास, लेकिन कुछ एंजाइम रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं कि ख़ास रिएक्शन को ही कैटलाइज करेंगे। तो लॉक एंड की मॉडल इस हद तक तो ठीक है कि ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, लेकिन उन एंजाइम्स का क्या होगा, वो किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि कुछ एंजाइम हैं वो कम, लेकिन हैं जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को भी प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो लेटर स्टडीज़ से पता चला कि ये मॉडल इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी लॉक एंड की मॉडल बाद में रिजेक्ट हो गया था। फिर कोशलैंड, ये देखिए आपके सामने ये डायग्राम, ये की है, ये सबस्ट्रेट है, की है, ये लॉक है आपके सामने। की को आप सबस्ट्रेट समझ लें, लॉक को आप एंजाइम समझ लें। ये सबस्ट्रेट आया, एंजाइम के साथ अटैच हुआ, लॉक खुल गया, ठीक है। इसी तरह ये समझ लें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ये देखें एक्टिव साइट की जैसी शेप है वैसी सबस्ट्रेट की शेप है, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। अगर ये किसी और शेप का सबस्ट्रेट होता है ये ना जुड़ते। ये कहता है लॉक एंड की मॉडल। नए एविडेंसेस की बुनियाद पे फिर एक नया मॉडल दिया गया कोशलैंड ने 1959 में, तकरीबन जो है 60-70 साल बाद नई रिसर्च सामने आई और उसने लॉक एंड की मॉडल को ही मॉडिफाई किया। उसने ये नहीं कहा कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि एंजाइम इतना सख्त भी नहीं है, एंजाइम के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। ही आर्ग्यूड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, कि जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ता है तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली होती है। एंजाइम सारा सख्त नहीं है,
एंजाइम थोड़ा सा मॉडिफाई भी होता है। उसी चेंज की वजह से, उसी मॉडिफिकेशन की वजह से एंजाइम अपनी काम परफॉर्म करता है, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये देखें आगे आपके सामने डायग्राम। अब ये सबस्ट्रेट की शेप है इस तरह। एक्टिव साइट की शेप ज़रा उससे डिफरेंट है। जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगी। पहले और शेप की थी, लेकिन सबस्ट्रेट के बाइंड होने से उसमें चूँकि नरमी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो वो शेप भी इख्तियार कर ली। अब रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगा। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि सबस्ट्रेट थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है एक्टिव साइट पे जो बाइंड करने वाला है, लेकिन जब वो आके बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए वो सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेगी, उसके मुताबिक अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगी और रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ऐसा नहीं था, तो इसलिए इस मॉडल को ज़्यादा माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक वो एंजाइम जो एक से ज़्यादा रिएक्शंस को या एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, वो भी इस पे फिट आ जाते हैं। लॉक एंड की मॉडल ज़रा स्ट्रिक्ट है। उसने कहा है कि एंजाइम बहुत ही सख्त होता है, तो उस सख्ती की बुनियाद पे फिर एक ख़ास एंजाइम ही ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। लेकिन ऐसे एंजाइम मौजूद हैं नेचर में, हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, जो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब उनकी एक्टिव साइट में थोड़ी सी नरमी है। तो फिर इंड्यूस फिट मॉडल जो नए एविडेंसेस की बुनियाद पे दिया गया, इसको फिर ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे अटैच होता है तो एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से ईज़िली रिएक्शन कैटलाइज हो जाता है। शेप उसकी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो तो एक्टिव साइट चूँकि फ्लेक्सिबल है, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एक्टिव साइट ने उसके मुताबिक अपने आप को डाल लिया। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने बताया कि एंजाइम और एक्टिव साइट का क्या आपस में रिलेशन है, सबस्ट्रेट कैसे आके बाइंड करता है, कैटालिसिस कैसे होती है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में फ़र्क क्या है, एक्टिव साइट के पार्ट्स क्या होते हैं, और मुख्तलिफ साइंसदानों के जो मॉडल्स हैं, लॉक एंड की मॉडल क्या है, उसमें क्या बताया गया है और वो क्यों रिजेक्ट हुआ। फिर इंड्यूस फिट मॉडल जो है उसको क्यों ज़्यादा तरजीह दी गई, उसमें क्या मॉडिफिकेशन है। तो इसको गौर से पढ़ें, समझें। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, और इस लेक्चर को अपने जो दूसरे आपके कॉलेज के फ़ेलोज़ हैं, अपने दूसरे क्लास फ़ेलोज़ हैं, आपके कॉलेज के नहीं भी हैं, आप दूसरे कॉलेज के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। इल्म जो है वो नॉलेज दूसरों से शेयर करने से बढ़ता है। चलो हमारे इस लेक्चर से, हमारी इस काविश से दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।